एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका ई कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट देखो आपका ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉनिकली जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हो, सेल करते हो, ठीक है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आप ऑनलाइन ही करते हो, ठीक है, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की हेल्प से करते हो, उसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ई कॉमर्स के क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं वो देखो। तो ई कॉमर्स का देखो सबसे फर्स्ट आपको जो बेनिफिट मिलता है वो तो कि आपको 24/7 आपको सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है। आप कभी भी शॉपिंग कर सकते हो, एनी टाइम, किसी भी टाइम पे भी, ठीक है। सेकंड, इसमें आपको एडवांटेज मिलता है कि आपको देखो लाइंस में खड़ा नहीं रहना पड़ता है। देखो अगर आप किसी फेस्टिव सीजन के टाइम पे जाते हो शॉप्स में अगर कुछ परचेज़ करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कुछ परचेज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको भीड़ वगैरह कुछ नहीं रहती है। आप अपने घर से कहीं से भी शॉप कर सकते हो, ठीक है, और आपको लाइन्स में नहीं खड़ा रहना पड़ता है, वेट नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट, इसमें एडवांटेज मिलता है आपको कि लार्जर आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन। यहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप अलग अलग वेबसाइट्स पे से जाके सारे प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हो, ठीक है, आपको जो पसंद है ले सकते हो। नेक्स्ट, इसमें आपको एडवांटेज मिलता है कि आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हो, अपने घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हो वहाँ से, ठीक है, आपको कहीं स्टोर पे विजिट नहीं करना पड़ता है, तो आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हो। ये आपका एडवांटेज है। और एक और एडवांटेज इसमें आपको मिलता है कि कई बार देखो आपको काफ़ी सारे ये लोग डिस्काउंट ऑफर देते हैं, ठीक है, कि बाय 1 गेट 1 फ्री का दे देते हैं या फिर इतना % डिस्काउंट। तो वो सारी चीज़ें भी आपको ये प्रोवाइड करवाते हैं। और लेकिन इसमें देखो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। आपको पता है किसी भी चीज़ का अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज तो आपकी फ़र्स्ट आपको मिलती है कि यहाँ पे देखो आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस होता है और आपका डिलीवरी में टाइम लगता है प्रोडक्ट की, ठीक है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा कई बार टाइम लगा देते हैं, बहुत लेट डिलीवरी देते हैं, ठीक है। ये डिसएडवांटेज आपको मिलता है। उसके बाद इसमें देखो आपका पेमेंट मेथड में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। कई बार आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लीक हो जाती है, ठीक है। और इसमें और डिसएडवांटेज आपको मिलता है कि देखो यहाँ पे आप गुड्स को चेक नहीं कर सकते उनकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। आपको जो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बताया गया है, बस आप वही पढ़ सकते हो। एक्चुअली में उसको टच करके देख तो नहीं सकते ना आपकी एक्चुअली में वो ऐसा है कि नहीं। आपके घर पे जब तक डिलीवर नहीं होता है गुड्स तब तक आप उसको चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक डिसएडवांटेज ये होता है। और इसमें देखो आपको जो पर्सनल आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो भी कई बार लीक कर दी जाती है। कई बार आपकी वेबसाइट्स में से वायरस आ जाता है, ठीक है। कई बार देखो आप जो पैसे पहले पे कर देते हो बाद में आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नहीं मिलते। आपको पता है ऑनलाइन बहुत तरीके का फ्रॉड किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है ई कॉमर्स का। और इसके अलावा लैक ऑफ प्राइवेसी होती है आपकी, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेसी की मैंने अभी बताया आपको, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको ये लोग यूज़ कर लेते हैं कई बार, ठीक है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होता है बिल्कुल भी। और नेक्स्ट इसका देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ई कॉमर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप का होता है। तो सबसे फर्स्ट आपका बिजनेस टू बिजनेस। जब एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के साथ आपस में ये लोग डीलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, आपस में ये लोग ट्रांजैक्शंस को कर रहे होते हैं, गुड्स परचेज कर रहे होते हैं, सर्विसेज परचेज कर रहे होते हैं बिजनेस टू बिजनेस में, ठीक है। तो वो हमारा होता है B2B टाइप ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस टू कंज्यूमर, जहाँ पे बिजनेस और कंज्यूमर आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, B2C बोलते हैं जिसको हम। इसके एग्जाम्पल में देखो आप लोग जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, वो आपका B2C टाइप का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। बिजनेस से आपका जो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है, बिजनेस है। और कंज्यूमर डायरेक्टली इनसे इंटरेक्ट कर रहा था, तो ये आपका B2C टाइप होता है ई कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका C2C टाइप। C2C टाइप में आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जब दो कंज्यूमर्स आपस में डील कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल देखो आप OLX देख सकते हो। OLX पे एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के साथ डील कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है, C2B बोलते हैं इसको हम। इसमें आपका जो कंज्यूमर होता है वो बिज़नेस को अपने गुड्स या फिर प्रोडक्ट सर्विसेज कुछ प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, बिज़नेस को बदले में उनसे मनी चार्ज करता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो कंज्यूमर होता है वो बिज़नेस को अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये आपका C2B टाइप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बिज़नेस टू गवर्नमेंट, B2G टाइप ऑफ ई कॉमर्स। इसमें देखो आप जो बिज़नेस होता है वो गवर्नमेंट के साथ डीलिंग कर रहा होता है। इसमें आपका जो बिज़नेस है वो देखो कोई इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कोई सर्विसेज हो सकते हैं जो कि वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। या फिर कोई देखो आपकी जैसे IT सपोर्ट सर्विसेज होती हैं वो गवर्नमेंट ले रही है किसी बिज़नेस से, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे बिज़नेस गवर्नमेंट को कुछ प्रोवाइड करवा रहा है तो ये होता है आपका बिज़नेस टू गवर्नमेंट टाइप ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि ई पेमेंट क्या होता है, ठीक है। ई पेमेंट गेटवेज कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और ई पेमेंट के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो ई पेमेंट आपको पता है, जब आप कोई गुड्स या सर्विसेज ऑनलाइन परचेज करते हो तो वहाँ पे आप उसकी पेमेंट जब ऑनलाइन करते हो, ठीक है, वहाँ पे आप कैश यूज़ नहीं करते, चेक यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जब ऑनलाइन आप पेमेंट करते हो तो उसको हम लोग ई पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ई पेमेंट गेटवेज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देखो। सबसे फर्स्ट है आपका होस्टेड पेमेंट गेटवेज। इसमें देखो, जब आप कई बार कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हो, ठीक है, तो और जब आप वहाँ पे पेमेंट करने के लिए जाते हो तो पेमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करते हो वो आपको दूसरी वेबसाइट पे स्विच कर देता है, रीडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। तो जहाँ पे वो लोग वेबसाइट चेंज कर देते हैं आपकी पेमेंट की, उसको हम लोग बोलते हैं होस्टेड पेमेंट गेटवेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ होस्टेड पेमेंट गेटवेज। इसमें आपको दूसरी वेबसाइट पे स्विच नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप जहाँ से भी जो भी गुड्स या सर्विसेज परचेज कर रहे हो आपकी पेमेंट वहीं हो जाती है, ठीक है। एक ही जगह पे आपका सारा काम हो जाता है, आपको इधर उधर कहीं भी रीडायरेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है आपका सेल्फ होस्टेड पेमेंट गेटवेज का। नेक्स्ट आता है आपका API होस्टेड पेमेंट गेटवेज। इसमें जब आपको पेमेंट करनी होती है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड की या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल्स वहाँ पे डालते हो, ठीक है, और वहीं से फिर आपकी पेमेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका होता है API होस्टेड पेमेंट गेटवेज। नेक्स्ट आता है आपका लोकल बैंक इंटीग्रेशन गेटवेज। इसमें देखो, ये आपको पेमेंट के लिए ना आपकी बैंक की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। फिर वहाँ पे जब आप अपनी सारी डिटेल्स डाल देते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देते हो, ठीक है, पेमेंट डिटेल्स डाल देते हो, और जब आपकी पेमेंट हो जाती है तो वहाँ से फिर ये आपको फिर से रीडायरेक्ट कर देगा जिस वेबसाइट पे आप पहले थे। तो ये आपका होता है लोकल बैंक इंटीग्रेशन गेटवेज, ठीक है। अब आता है कि ई पेमेंट के मेथड्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो देखो, ई पेमेंट गेटवेज के टाइप्स और ई पेमेंट मेथड्स के टाइप दोनों अलग अलग है, ठीक है। अगर पूछता है कि ई पेमेंट गेटवेज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जो मैंने अभी चारों पॉइंट्स बताए आपको वो लिखोगे। और अगर पूछता है कि ई पेमेंट मेथड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो जो मैं अब बता रही हूँ वो वाले लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट देखो आपका होता है चेक से, सॉरी क्रेडिट कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड आप लोगों को पता है आपको बैंक से मिलता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड की आपकी एक सर्टेन लिमिट होती है, 10,000 20,000 जो भी लिमिट होती है आपकी क्रेडिट कार्ड की, उतना पैसा आप अपने क्रेडिट कार्ड से कटवा सकते हो, जहाँ पे भी आपको पे करना है वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड से एक पेमेंट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। एक आपका मेथड ये होता है। नेक्स्ट आता है आपका साइबर कैश। साइबर कैश में भी देखो, आप क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करते हो, लेकिन इसमें आप क्रेडिट कार्ड का अपना जो क्रेडिट कार्ड का नंबर होता है वो रिवील नहीं करते हो मर्चेंट को, ठीक है। आप उसको जो देते हो अपना क्रेडिट कार्ड, तो उसका नंबर उसके पास एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्टली उसको नंबर शो नहीं हो रहा होता है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। वहाँ पे फिर जाके वो मर्चेंट के पास, मर्चेंट उसको डिक्रिप्ट करता है और फिर वहाँ से आपकी पेमेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भी आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हो, बस आपका जो क्रेडिट कार्ड नंबर है उसको रिवील नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेथड होता है कि यहाँ पे इंटरनेट चेक्स का। इंटरनेट चेक्स आपको ऑफलाइन जो चेक्स पता है, ठीक है, कैसे होते हैं। आपको उस पर कोई साइन लिख करके देता है अपने, ठीक है। उस पर सारी डिटेल्स होती हैं कि कितना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो उस चेक से, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे आप ऑफलाइन जो चेक होते हैं, वैसे ही यहाँ पे जब आपको इलेक्ट्रॉनिकली चेक्स की आपको सुविधा मिल जाती है, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिकली चेक से जब आप पेमेंट कर लेते हो तो उसको हम लोग इंटरनेट चेक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड आप लोगों को पता है जिस तरीके से आप मेट्रो वगैरह में यूज़ करते हो, ठीक है। या फिर देखो, एक प्लास्टिक का जो मतलब आपका कार्ड होता है जिससे आप ट्रांजेक्शन्स करते हो, ठीक है, उसको हम लोग स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैश पेमेंट सिस्टम। इसमें देखो, आपके जो आप डायरेक्टली अपने बैंक से जब पैसे ट्रांसफ़र करवा देते हो किसी और अकाउंट में, ठीक है, या फिर आप गिफ्ट कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें आती हैं। और नेक्स्ट आता है आपका ई वॉलेट। ई वॉलेट में आप लोगों को पता है बहुत सारे टाइप के आपके वॉलेट्स आ गए हैं। गूगल पे है आपका, अमेज़ॉन पे है आपका, और ये देखो पेटीएम वॉलेट है आपका, फ़ोन पे, ठीक है, कई सारे टाइप के आपके। इसके अलावा देखो आपका जियो मनी होता है, फेसबुक पे भी है, ठीक है, पेज़ैप है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इनसे जब आप पेमेंट करते हो तो ये आपका ई वॉलेट के अंदर आता है। तो ये आपके सारे पेमेंट के मेथड्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि ई गवर्नमेंट क्या होती है। ई गवर्नमेंट का मतलब देखो, जब गवर्नमेंट आपकी इंटरनेट की हेल्प से आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रही है, ठीक है, पब्लिक के साथ डील करने के लिए, तो उसको हम लोग ई गवर्नमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जब आप पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई करते हो या फिर अपना वोटर आईडी के लिए, आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन जो आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो ई गवर्नमेंट है, ठीक है। तो वहाँ से जो आप सारी चीज़ें करते हो उसको हम लोग ई गवर्नमेंट बोलते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट आपके साथ डील करती है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ई
ई गवर्नेंस क्या होती है, ठीक है। ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में डिफरेंस भी पूछते हैं कई बार। तो ई गवर्नेंस देखो क्या होता है। ई गवर्नमेंट में देखो जो आपकी गवर्नमेंट है ना, वो अपने काम को अच्छे से करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज़ करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को यूटिलाइज़ करती है, हेल्प करती है अपने काम को करने के लिए, ताकि वो अपना काम जल्दी से जल्दी कर सके और अच्छे से कर सके, ठीक है। लेकिन ई गवर्नेंस में क्या होता है ना, वहाँ पे देखो जो आपकी गवर्नमेंट है वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहती है, उसके लिए काम करती है, ठीक है। और जो इंडिया के सिटीजन्स हैं आपके, ठीक है, वो आपस में जल्दी जल्दी इंटरेक्ट कर सके गवर्नमेंट के, अगर उनको कोई बात पहुंचानी है गवर्नमेंट तक तो ठीक है, वो गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। इन चीज़ों पे जो काम करते हैं ना आपका, वो आपका ई गवर्नेंस होता है। ई गवर्नेंस में देखो आपकी जो आप जो ऑनलाइन आरटीआई फाइल करते हो, अपना टैक्स पे करते हो, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें करते हो, ठीक है, तो वो आप गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पा रहे हो, तो वो आपकी ई गवर्नेंस होती है। और ई गवर्नेंस आपका ई गवर्नमेंट से एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आपका ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि ई बैंकिंग क्या होती है। बैंकिंग आपको पता है कि आप बैंक जाते हो, कैश विड्रॉ करते हो, डिपॉजिट करते हो, चेक्स लेते हो, वहाँ पे एफडी करवाते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, ठीक है। लेकिन अब बैंकिंग के आपको पता है ऑनलाइन ऐप्स आ गए हैं, ठीक है। आपके जो बैंक होते हैं वो आपको ऐप भी देते हैं आपके लिए, डाउनलोड करके आप वहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हो, वहाँ से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। तो ऑनलाइन जब आप बैंकिंग का यूज़ करते हो ना, जो आप ऐप्स वगैरह यूज़ करके करते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ई बैंकिंग। ई बैंकिंग में देखो आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र बिल्कुल नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, जब आप फ़ंड ट्रांसफ़र करते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ठीक है, बिना बैंक जाए, बिना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को विजिट करे हुए, ठीक है, ऑनलाइन जब आप करते हो ये सारी चीज़ें, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र कहते हैं, ठीक है। तो ये भी देखो कई टाइप्स का होता है। तो सबसे फर्स्ट है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, NEFT का बहुत कॉमन मेथड है, ठीक है, ट्रांसफ़र करने का अमाउंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। और जो आपकी देखो जो सैलरीज होती है, सैलरीज मिलती है, कंपनी सैलरी प्रोवाइड करती है अपने स्टाफ को, ठीक है, तो वो यही मेथड का यूज़ करती हैं अपने अकाउंट से, फिर वो अपने स्टाफ के अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र कर देती हैं, ठीक है। तो और इसमें देखो मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, ठीक है, मोस्टली तो आपकी, लेकिन ये बैंक टू बैंक आपका डिपेंड करता है, ठीक है, कौन सा ब्रांच है आपका। और यहाँ पे देखो जैसे कि SBI है, वहाँ पे SBI में आपकी जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए की है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये लोग आपका अमाउंट ट्रांसफ़र करने का एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चार्जेस लेते हैं कुछ, ठीक है, जो आपका 2.50 रुपीज़ से 25 रुपीज़ तक हो सकते हैं। अमाउंट पे डिपेंड करता है कितना अमाउंट है, उस हिसाब से फिर ये चार्जेस लेते हैं। और देखो यहाँ पे आपके जो बैंक के वर्किंग डेज़ होते हैं उन्हीं में बस आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, हॉलीडेज़ पे, वीकेंड्स पे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इंस्टेंटली किसी को ट्रांसफ़र करना है अमाउंट, तो यहाँ पे आप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र का यूज़ नहीं कर सकते हो, कि यहाँ पे सिर्फ ये वीकेंड पे और हॉलीडेज़ पे काम नहीं करता है। अगर आपने वीकेंड पे या हॉलीडेज़ में ट्रांसफ़र करा है तो वो शिफ्ट कर दिया जाता है, आपका जब भी वर्किंग डे होगा बैंक का उसी दिन वो ट्रांसफ़र होएगा, ठीक है। और NFT पेमेंट यूज़ करने के लिए आपको देखो रिसिप्टेंट्स का नेम पता होना चाहिए, ठीक है, उसका बैंक नेम पता होना चाहिए, उसका अकाउंट नंबर पता होना चाहिए और IFSC कोड पता होना चाहिए, तभी आप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो आप रियल टाइम बेसिस यूजिंग का यूज़ करके आप अपना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम लिमिट तो नहीं होती है, लेकिन मिनिमम लिमिट होती है 2 लाख रुपए की, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपए, और ये देखो RTGS बिजनेस आवर्स के अंदर ही आपके ट्रांजैक्शंस को किया जाता है, ठीक है। और मिनिमम 30 मिनट्स में आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और लेकिन देखो जो आपका NEFT है उससे ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं आपके पैसे ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। वहाँ पे जैसे 25 रुपये तक चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखो आपका थोड़ा सा उससे हाई कॉस्ट रहता है, बट इतना भी हाई नहीं रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे ज़्यादा पैसे इससे ज़्यादा चार्ज नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा देखो आपका बैंक टू बैंक भी डिफ़र करता है कि कौन सा बैंक है आपका, तो वो कितना चार्ज कर रहा है, सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो कई सारी रिक्वायरमेंट्स होती है RTGS से पेमेंट करने के लिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अमाउंट कितना सेंड करना है, ठीक है, अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, रेमिटर का भी और सेंडर का भी नेम पता होना चाहिए, रिसिप्टेंट का और या फिर बेनिफिशियरी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, ब्रांच नेम पता होना चाहिए, बैंक नेम पता होना चाहिए, IFSC कोड पता होना चाहिए और सेंडर टू रिसीवर इन्फॉर्मेशन अगर कुछ है तो वो भी पता होनी चाहिए। तब आप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का यूज़ कर सकते हो पेमेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMP बोलते हैं जिसको हम लोग।
इसमें देखो आप अपने फ़ोन का बस यूज़ करके और आप वहाँ से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। और किसी भी टाइम पे भी कर सकते हो, 24/7, हॉलीडेज़ में भी कर सकते हो, वीकेंड्स पे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टाइम का कोई लिमिट नहीं है, किसी भी टाइम आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। अपने फ़ोन का यूज़ करके या फिर एटीएम्स का यूज़ करके, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर का यूज़ करके, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो अमाउंट, ठीक है। आपको यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें, बैंक का नेम पता होना चाहिए, आईएफएससी कोड पता होना चाहिए, अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, मोबाइल नंबर पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका यूपीआई, ठीक है। यूपीआई आप सभी लोगों को पता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। आप सभी लोग आप यूपीआई सर्विसेज यूज़ करते हो, ठीक है। क्यूआर कोड स्कैन करके सीधा पेमेंट कर देते हो, या फिर आप वॉलेट से भी पे कर देते हो, ठीक है। तो ये यूपीआई आप लोगों को पता ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि सर्वर क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ सर्वर? सर्वर देखो आप ऐसा कह सकते हो कि एक कंप्यूटर होता है जो कि बाकी दूसरे कंप्यूटर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, फाइल वगैरह एक्सेस करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। उसको हम लोग सर्वर बोलते हैं। सर्वर आपका कई टाइप का हो सकता है, फाइल सर्वर्स हो सकते हैं, मेल सर्वर्स हो सकते हैं, वेब सर्वर होते हैं, आपके ऐप सर्वर होते हैं, ठीक है। और भी कई तरह के आपके सर्वर्स हो सकते हैं। और इसमें एक टर्म और आता है आपका क्लाइंट। देखो क्लाइंट कौन होता है? जो कि इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है। फॉर सपोज़ करो कि आप बैठे हो किसी कंप्यूटर को लेके, ठीक है, उसमें से आप कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्लाइंट हो गए हो और कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करवा रहा है वो इन्फॉर्मेशन, तो वो आपके लिए सर्वर हो गया, ठीक है। और ऐसे ही जो कंप्यूटर है वो भी कहीं और से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, तो जहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो उसका सर्वर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वेबसाइट क्या होती है, ठीक है। वेबसाइट आप लोगों को पता है, आप बहुत सारी वेबसाइट यूज़ करते हो, अमेज़ॉन, फ्लिप की, गूगल की हो गई। आप जैसे अभी इग्नू के स्टूडेंट्स हो, इग्नू की आप जो वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो आपको पता होगा बहुत सारे वेब पेजेस के कलेक्शन को हम लोग वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे अलग अलग वेब पेजेस को कंबाइन कर दिया जाता है, उसको हम लोग एक वेबसाइट बोलते हैं। अब नेक्स्ट टाइम इसमें पूछते हैं कि वेब होस्टिंग क्या होती है। वेब होस्टिंग देखो क्या होता है, फॉर सपोज़ करो आपने अपनी कोई वेबसाइट बनाई, ठीक है, कुछ भी xyz.com बना ली, ठीक है, कोई भी वेबसाइट है आपकी। अब वो सिर्फ आप तो अभी अपने कंप्यूटर में उसको रन कर रहे हो, ठीक है, पब्लिक नहीं है वो वेबसाइट आपकी। बाकी लोग उसको अगर एक्सेस करना चाहें तो नहीं चेक कर सकते, ठीक है, उनको पता ही नहीं आपकी वेबसाइट के बारे में, वो अवेलेबल ही नहीं है वेब पेज पे, तो वो लोग कैसे आपका यूज़ करेंगे आपकी वेबसाइट को, ठीक है। तो आप अपनी वेबसाइट को क्या करवाते हो, किसी कंपनी के पास जाते हो और वहाँ पे उसको बोलते हो कि आप मेरी वेबसाइट को, मतलब अपने वेब सर्वर पे लॉगिन करके रखो, साइन अप कर दो, ठीक है, ताकि वो कंटिन्यू चलती रहे, ठीक है। तो जो भी वहाँ से एक्सेस करना चाहता है, जो भी पब्लिक है आपकी, उस वेबसाइट को यूज़ कर सके, ठीक है। तो जब आप अपनी वेबसाइट को पब्लिक करवाते हो, ठीक है, किसी भी कंपनीज़ को, आपको बहुत सारी टाइप की कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं वेब होस्टिंग की, वो आपसे बदले में कुछ चार्ज करती हैं और बदले में आपकी जो वेबसाइट है उसको रन करती हैं, ठीक है। तो उसको, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग वेब होस्टिंग बोलते हैं। सीधा सीधा अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो आप अपनी वेबसाइट को जब पब्लिक करवा देते हो ना, उसका जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग वेब होस्टिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। साइबर सिक्योरिटी आप लोगों को पता ही है, इसको हम लोग कंप्यूटर सिक्योरिटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी भी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करते हो ताकि वहाँ पे कोई वायरस ना आ जाए, कोई उस इंफॉर्मेशन को लीक ना कर दे, ठीक है, कोई यूज़ ना कर ले, कहीं मिसयूज़ ना हो आपकी इन्फॉर्मेशन का। तो उसको जो हम प्रोटेक्ट करते हैं, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को जो प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन को, उसको हम लोग साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इसी में एक टर्म और पूछते हैं कि व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में देखो फ़र्क होता है। साइबर सिक्योरिटी में आप जो डिजिटली जो आपका डेटा है बस उसी को सिक्योर करते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उन सबको जब सिक्योर करते हो उसको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी बोलते हैं। और इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पे किसी भी टाइप की आपकी हो सकती है, ए टू जेड आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, आपकी डिजिटल फॉर्म में भी हो सकती है। उस पूरे को आपको सिक्योर करने को हम लोग इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें एक टर्म और पूछते हैं कि व्हाट इज़ साइबर फॉरेंसिक। साइबर फॉरेंसिक आपका क्या होता है। आजकल देखो साइबर क्राइम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, जब आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो हर किसी को समझ पाना डिजिटली फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं आपके साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, देखो जो इन्फॉर्मेशन डिजिटली फॉर्म में डिलीट कर दी गई है या जो भी उससे रिलेटेड काम होता है, ठीक है, उस सारे को इन्वेस्टिगेट करना, उस सारे प्रोसेस को हम लोग साइबर फॉरेंसिक बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डिफाइन ई टेलिंग। ई टेलिंग क्या होती है? देखो, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज को सेल और परचेज कर रहे हो, ठीक है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टेलिंग या फिर ई टेलिंग बोलते हैं। इसमें देखो आपका बिजनेस टू बिजनेस टाइप ऑफ ई कॉमर्स और बिजनेस टू कंज्यूमर B2C टाइप ऑफ कॉमर्स भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो इसको ई टेलिंग बोलते हैं। अब आता है ई रिटेलिंग क्या होता है? देखो, ई रिटेलिंग मिक्स इज डिफाइंड एज द डिफरेंट टेक्निक्स एंड टूल्स ई रिटेलर्स यूज टू प्रोवाइड वैल्यूज़ फॉर कस्टमर्स। जो आपके ई रिटेलर्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स की टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ई रिटेलिंग। अब आता है यहाँ पे 7 C's ऑफ ई रिटेलिंग। 7 C's कौन कौन से होते हैं ई रिटेलिंग के, वो देखो। सबसे फर्स्ट है आपका कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर। आपका जो भी देखो स्टोर है, जो भी वेबसाइट है, वो कस्टमर के लिए कन्वीनियंट हो, ठीक है, ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए आप तक आने में, ठीक है, आपकी वेबसाइट को चलाने में, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कस्टमर वैल्यू एंड बेनिफिट्स। आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, वो ऐसी हो कि कस्टमर को उससे पूरा सेटिस्फैक्शन मिले, कस्टमर आपका सेटिस्फाइड रहे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट टू द कस्टमर। कस्टमर के लिए आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट है, ठीक है, वो ऐसी हो जो कि कस्टमर अफोर्ड कर पाए, रीज़नेबल कॉस्ट हो। एक ऐसा ना हो कि आप 100 रुपये की चीज़ के लिए उससे 1000 रुपये मांग रहे हो, ठीक है, तो वो रीज़नेबल कॉस्ट नहीं होगी एक। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन एंड कस्टमर रिलेशनशिप्स। आपका देखो कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए अच्छे से उसके साथ रिलेशनशिप्स हों, ताकि वो बेटर आपका फ्यूचर में आपके साथ और इनरोल कर पाए। नेक्स्ट आपका कंप्यूटिंग एंड कैटेगरी मैनेजमेंट इश्यूज़। आपकी जो भी देखो वेबसाइट स्टोर है, जो भी है आपका, ठीक है, वहाँ पे अच्छे से आपने सब कुछ मैनेज कर रखा हो कैटेगरी वाइज। ऐसा ना हो कि सब कुछ मिक्सअप हो रखा हो और उसे देख के कस्टमर को कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका कस्टमर फ्रेंचाइजी। आपका जो भी देखो बिज़नेस है, उसकी अच्छी इमेज हो, ट्रस्ट हो, कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट हो, ठीक है, आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो, आपके देखो आपके वहाँ के आप लोग कोई भी किसी भी तरीके का फ्रॉड ना कर रहे हो, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, ठीक है, तभी कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा। नेक्स्ट है आपका कस्टमर केयर एंड सर्विसेज, ठीक है। एक बार आपका प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के बाद आपको देखो उसको कस्टमर केयर सर्विसेज भी देनी होती हैं, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपसे कनेक्ट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि डिफाइन ई सर्विसेज। ई सर्विसेज क्या होती है? आप लोगों को पता है, ऑनलाइन आपको जो भी सर्विसेज या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको हम लोग ई सर्विसेज बोलते हैं। बहुत टाइप की होती है, ठीक है, आपको ऑनलाइन नॉलेज भी मिलती है, कई बार आप कुछ कोर्सेज बाय कर सकते हो, कोई सामान परचेज कर सकते हो, कोई अदर सर्विसेज ले सकते हो, ठीक है, बहुत सारी आपको सर्विसेज ऑनलाइन मिलती हैं, बदले में आप कुछ अमाउंट पे करते हो, ठीक है, या कई बार आपको कुछ फ्री सर्विसेज भी दी जाती हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो वो आपकी ई सर्विसेज होती हैं। नेक्स्ट आपका टर्म पूछते हैं कि ऐप क्या होता है। ऐप आप लोगों को पता है, आप एप्लीकेशन जो भी अपने फ़ोन में यूज़ करते हो, बहुत तरह की आपके फ़ोन में आप जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, कई सारी आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, ठीक है, उसको हम लोग ऐप बोलते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें एक और टर्म पूछते हैं कि ऐप स्टोर क्या होता है। अब उन एप्लीकेशंस को आप जहाँ से इंस्टॉल करते हो, ठीक है, मोबाइल में, अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर में, जहाँ पे भी आप इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, जिस सोर्स से इंस्टॉल कर रहे हो, उसको हम लोग ऐप स्टोर बोलते हैं। अब एक और क्वेश्चन इसमें पूछते हैं कि आपके ऐप डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आपका डिफाइनिंग मोबाइल ऐप ऑब्जेक्टिव्स। सबसे फर्स्ट स्टेप में आप चेक करते हो कि आप जो ऐप बना रहे हो, जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो, किस पर्पस के लिए बना रहे हो, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, ठीक है, कस्टमर को क्या चाहिए, क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आप ये चेक करते हो कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव है वो ऐप बनाने का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका स्टेप आता है प्रिलिमिनरी डिज़ाइन। यहाँ पे आप उसका एक मतलब ऐप जो भी आप बनाने वाले हो, उसका एक प्रिलिमिनरी डिज़ाइन बनाते हो कि किस तरीके का ऐप होगा, क्या क्या उसमें चीज़ें होंगी, कैसे कैसे फीचर्स ऐड करने हैं आपको, कितना उस ऐप को सिंपल रखा जा सकता है, इजी टू यूज़ हो, ठीक है। तो इस स्टेप में आप ये सारी चीज़ें करते हो। नेक्स्ट आता है आपका मार्केट रिसर्च। इस स्टेप में आप अपनी मार्केट में रिसर्च करते हो, ठीक है, कि कौन से लोग आपके टारगेट कस्टमर्स होने वाले हैं, कौन से लोग उस ऐप को यूज़ करेंगे, किस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप अपने ऐप की मार्केटिंग किस तरीके से करते हो, ठीक है, कस्टमर आपके ऐप को किस तरीके से यूज़ करेगा, आपका बजट कितना आएगा, ठीक है, और भी उस तरीके के कोई ऐप्स तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक करते हो। फिर नेक्स्ट आता है आपका मार्केट एनालिसिस। अब जब आपने सारी चीज़ें चेक कर ली, ठीक है, मार्केट में रिसर्च कर लिया, तो अब आप उसको एनालाइज करते हो, ठीक है। यहाँ पे इस प्रोसेस में आपने जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, उस सबको आप अच्छे से प्रॉपरली एनालाइज करते हो अपने प्रोडक्ट को, अपने ऐप को बनाने से पहले, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका स्टेप आता है कलेक्शन ऑफ यूज़र्स फीडबैक।
फिर देखो जब आपका ऐप रेडी हो जाता है, ठीक है, तब आप उसको शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, या फिर आपके कोवर्कर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ में, ठीक है। और फिर उनसे फीडबैक लेते हो कि ऐप कैसा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ईजी टू यूज़ है ना, मतलब ऐप आपको कोई हैंग तो नहीं कर रहा है, कुछ इसमें वायरस तो नहीं है, मतलब कहीं लैग तो नहीं कर रहा है, कोई किसी भी टाइप की प्रॉब्लम अगर ऐप में आ रही है तो वो इन्फॉर्मेशन आप पता करते हो, लोगों से फीडबैक लेते हो कि यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका फाइनेंशियल एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी। इसमें आप चेक करते हो कि आपका फाइनेंशियली कितना उस पर पैसा लगा है, कितना उस ऐप की फ़िक्स कॉस्ट आएगी, ठीक है, वो कॉस्ट आप कवर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपकी पब्लिसिटी, आपके एडवर्टाइजमेंट में जो खर्चा होगा वो भी आप इसी में इंक्लूड करोगे, आपके वेब होस्टिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेक करते हो। टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करते हो कि आपने ऐप को बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि नहीं, अच्छी है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है आपका टेस्टिंग ऑफ एन ऐप प्रोटोटाइप। यहाँ पे आप अपने ऐप के देखो ग्राफिक्स को अच्छे से टेस्ट करते हो, इमेजेस को टेस्ट करते हो, ठीक है। आपने जो फीडबैक लिया था उन सारी चीज़ों को यहाँ पे फिर से रीचेक करते हो, ठीक है। आपके रियल लाइफ सिनेरियोज से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेक करते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका लॉन्चिंग द ऐप। अब देखो जब आप एक ऐप को लॉन्च कर रहे होते हो तो वहाँ पे देखो उस ऐप की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसकी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लोगों को पता कैसे चलेगा आपके ऐप के बारे में, तो यहाँ पे आप एक अच्छी मार्केटिंग कंपनी हायर कर सकते हो, ठीक है, उससे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका ऑफिशियल रिलीज़। इस डेट पे देखो आपका ऐप ऑफिशियली आप रिलीज़ कर देते हो, ठीक है, ताकि आपका ऐप जो बाकी लोग हैं वो यूज़ कर सकें। ये आपके सारे स्टेप्स हो गए ऐप डेवलपमेंट के, ठीक है, और आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं सारे, ठीक है। मेरे को जो भी इंपॉर्टेंट लगा मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके अलावा भी देखो अगर एग्जाम में कुछ आता है तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पता हो XYZ सारा कुछ लिख देना, ठीक है। उसके बारे में जो भी आपने सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो, जो भी पता हो आपको, बस क्वेश्चन को मतलब आप लोग स्किप मत करना, ठीक है। आप 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं तो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना, आपको जो भी पता हो आगे पीछे से पूछ के लिख लेना उसमें, ठीक है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अभी, ठीक है, यहाँ पे वीडियो के, वहाँ से जाके आप DM कर सकते हो। और देखो अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार रिपीट करके देख लो, सारे टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से रिवाइज़ हो जाएंगे, ठीक है। और यार देखो आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो ना वीडियो से, तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मेरे को भी उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और मैंने अपना वॉच टाइम चेक करा तो देखो यार 84% जो वॉच टाइम है वो नॉन सब्सक्राइबर्स से है, मतलब आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो। देखो अगर आपकी वीडियो से हेल्प हो रही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर नहीं हेल्प हो रही है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है, तब तो रहने दो। बट अगर आपकी हेल्प हो रही है तो एटलीस्ट आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।